वेलकम टू लेक्चर नंबर 21 ऑफ जनरल एप्टीट्यूड, जिसमें हम पढ़ेंगे आज कोडेड इनइक्वलिटीज़। तो ये जो टॉपिक है, इसके अंदर मेन चीज़ क्या रहती है, हमें कंक्लूजन तक पहुंचना होता है। और कंक्लूजन के अंदर भी एक कंडीशन है कि कंक्लूजन शुड बी डेफिनेटली और ऑलवेज ट्रू, जो कि बिल्कुल पक्का ट्रू कंक्लूजन है कि ये चीज़ होगी ही होगी। ऑलवेज ट्रू कंक्लूजन। सो ऐसे एक कंक्लूजन तक हमको पहुंचना होता है। फॉर एग्जाम्पल, हमें अगर स्टेटमेंट दिया है ए ग्रेटर देन बी और बी ग्रेटर देन सी, ये दो स्टेटमेंट हमें दिए हैं। स्पेस ले लेते हैं थोड़ा सा। ये स्टेटमेंट हमको गिवन है, कंक्लूजन हमको दो दिए हैं, तो हमें ये ऑप्शन में दो कंक्लूजन हो या चार हो, जितने भी हो, हमें कंक्लूजन गिवन है कि ए लेस देन सी और ए ग्रेटर देन सी। अब कोडेड इनइक्वलिटीज में मेन चीज़ क्या है कि हमको एक डेफिनेट और ऑलवेज ट्रू, एकदम कंप्लीटली ट्रू कंक्लूजन पे पहुंचना है। सो हमसे क्या कहा जा रहा है कि ए जो है वो बी से बड़ा है और b जो है वो c से बड़ा है। अगर a b से बड़ा है, मान लो a 21 है, b 20 है और b 20 है, तो c से बड़ा है 20, तो ये 19, तो 21 तो 19 से बड़ा ही हुआ। सो a विल बी ऑलवेज ग्रेटर देन c, a विल बी ऑलवेज ग्रेटर देन c, तो इसलिए हमारा कंक्लूजन 2 हुआ एकदम करेक्ट। तो इस तरह के क्वेश्चन हम अभी डील करेंगे। ऑप्शन कैसे गिवन हो सकते हैं, लाइक ओनली कंक्लूजन 1 इज करेक्ट और ओनली कंक्लूजन 2 इज करेक्ट, कंक्लूजन नीदर कंक्लूजन 1 नॉर कंक्लूजन 2 इज करेक्ट, मतलब ना तो ये पहला कंक्लूजन सही है ना दूसरा, बोथ आर इनकरेक्ट। ईदर कंक्लूजन 1 और कंक्लूजन 2 इज करेक्ट। सो गेट 2021 में इसी में एक क्वेश्चन आया था पर्पल, और ऐसा करके क्वेश्चन था। सो वो भी इसी पे था, उसमें ऑप्शन थे चार, तो उसमें यही था। एक ऑप्शन था ईदर कंक्लूजन 1 और कंक्लूजन 2 इज करेक्ट, ये ऑप्शन करेक्ट था। सो ये कोडेड इनइक्वलिटीज के क्वेश्चन होते हैं ऐसे। सो दो कंक्लूजन से ही चार ऑप्शंस आपके क्रिएट हो सकते हैं। सो शुरू करते हैं यहाँ से। क्वेश्चन नंबर 1 है ये, और ऐसे काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं। तो सबसे पहले क्या चीज़ है, आपको जो भी स्टेटमेंट गिवन है, सारे क्वेश्चंस की एक मैं कॉमन बात बता देता हूँ, स्टेटमेंट को आपको एज इट इज़ एंड ट्रू कंसिडर करना है, एकदम ट्रू कंसिडर करना है, वो कुछ भी हो, हमें उससे मतलब नहीं है। सो अनबायस होकर हमें ट्रू कंसिडर करना है। उसके बाद हमको क्या करना है, ये कंक्लूजन्स गिवन है, इन कंक्लूजन के बीच में ये 5 तरीके के रिलेशन है। बोथ 1 and 2 फॉलो, मीन्स कंक्लूजन 1 इज ऑल्सो राइट, कंक्लूजन 2 इज ऑल्सो राइट। ओके, नीदर 1 नॉर 2 फॉलोज ईदर 1, या तो ये या ये, या तो ये सही हो सकता है, अगर ये सही है तो दूसरा गलत है, अगर दूसरा सही है तो पहला गलत है, या ओनली कंक्लूजन 2 फॉलोज और ओनली कंक्लूजन 1 फॉलोज। ये कंडीशंस बन रही है, ये कंडीशंस बन रही है, अब हमको देखना है। इन अ वनडे क्रिकेट मैच, वनडे मैच की बात करें, टोटल रन्स मेड बाय अ टीम वर 200 रन्स बने हैं। बड़े ही अच्छे क्वेश्चन है। पॉज करके आप खुद भी एक आंसर अपना मतलब सोच के रख सकते हैं, उसके बाद क्रॉस चेक करते हैं। आउट ऑफ दीज 160 रन्स वर मेड बाय स्पिनर्स, 160 रन जो बने हैं वो स्पिनर्स ने बनाए हैं। इन वनडे क्रिकेट मैच 80% ऑफ द टीम कंजिस्ट ऑफ स्पिनर। सो अब ये बताइए, ऐसा कभी भी पॉसिबल है, कभी भी पॉसिबल ऐसा है कि अगर 300 रन बने, उसमें से अगर 250, मतलब मान लो कि विकेट कीपर ने बना दिए, तो हाँ ये अच्छा एग्जाम्पल है, कोई विकेट कीपर है उसने बना दिए 250 रन, बाकी कोई नहीं खेला, तो इसका क्या देंगे कि नहीं 80% या 60% टीम में विकेट कीपर ही थे, जबकि विकेट कीपर तो ओनली 1 ही होता है। सो कंक्लूजन 1 तो पूरी तरह से हो रहा है गलत। यहाँ से इतनी बात निकली कि भाई कंक्लूजन 1 तो है गलत। द ओपनिंग बैट्समैन वर स्पिनर, तो ऐसा भी कुछ भी यहाँ से नहीं निकल के आ रहा है। इन अ वनडे क्रिकेट मैच द टोटल रन्स मेड बाय अ टीम वर 200, आउट ऑफ दीज 160 रन्स वर मेड बाय स्पिनर, तो ये दोनों ही कंक्लूजन। सो नीदर वन, इसका आंसर है डी, नीदर वन नॉर 2 फॉलोज, ना पहला सही है ना दूसरा। द ओल्ड ऑर्डर चेंज यील्डिंग प्लेस टू न्यू,
चेंज्ड द ओल्ड ऑर्डर, चेंज यील्डिंग प्लेस टू न्यू, मतलब ओल्ड ऑर्डर बोल लो, आइडियाज़ बोल लो, थिंकिंग बोल लो, तो वो समय के संग बदलती है, नई आती है तो पुरानी बदल जाती है। चेंज्ड यील्डिंग प्लेस टू न्यू, नई आ रही है, नई का जन्म हो रहा है, तो उसके लिए वो प्लेस बनाती ही बनाती है, ठीक है, ये चीज़ है। चेंज इज़ द लॉ ऑफ नेचर, ये बिल्कुल सही बात है, जो चेंज है वो लॉ का नेचर का एक लॉ है, चेंज इज़ द लॉ ऑफ नेचर, जो बदला नहीं वो एग्जिस्ट नहीं कर पाया। सो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, अडेप्टेशन, ये सब चीज़ें यहीं से आती हैं। फिट बनोगे तो सर्वाइव करोगे। अडेप्टेशन जो पार्ट है, लाइक ह्यूमंस में पहले टेल होती थी थाउजेंड्स ऑफ ईयर पहले, अब नहीं होती है। सो अडेप्टेशन इसीलिए होता है, चेंज बहुत ज़रूरी है। सो ऑप्शन 1 तो सही सही लग रहा है, बट अभी किसी कंक्लूजन पे नहीं पहुंचते फाइनल। डिस्कार्ड ओल्ड आइडियाज़ बिकॉज दे आर ओल्ड, तो ऐसा कहीं भी नहीं कहा जा रहा है कि अगर ओल्ड आइडियाज़ ओल्ड हो गए हैं तो उनको डिस्कार्ड कर दो, या उनको इसलिए डिस्कार्ड कर दो क्योंकि वो ओल्ड है, तो ऐसा कुछ नहीं है। ओल्ड ऑर्डर चेंज यील्डिंग प्लेस टू न्यू, नए के लिए प्लेस बनाते हैं, बट ऐसा नहीं है। सो आपका ये तो पूरी तरह गलत है। अब ये ऑप्शन की काम गलत, ठीक है, इधर 1 और 2 फॉलोज, ये भी गलत, और ओनली कंक्लूजन 2, ये भी गलत, मतलब 2 तो गलत है ही। अब दो पॉसिबिलिटी बनती हैं कि नीदर 1 नॉर 2 फॉलोज, मतलब 2 गलत है 1 भी गलत है, या सिर्फ 1 सही है। सो 1 आपको सही लग रहा है, हमको सही लग रहा है, चेंज इज द लॉ ऑफ नेचर, तो हम इसके संग चले जाते हैं, ऑप्शन ए के संग चले जाते हैं। ओनली कंक्लूजन 1 फॉलोज, तो दोनों तो गलत है नहीं, नीदर 1 नॉर 2 फॉलोज, तो ऐसा नहीं है। तो 2 पूरी तरह, 1 पूरी तरह सही है, 2 पूरी तरह गलत है। The best evidence of India's glorious past is the growing popularity of Ayurvedic medicines in the West. इंडिया का जो ग्लोरियस पास्ट था, मतलब उसका बेस्ट एविडेंस, जोड़ जोड़ के पढ़ेंगे, तोड़ तोड़ के, मतलब फिर इसको जोड़ेंगे सेंटेंस में। पहले जो इंडिया की ग्लोरियस पास्ट है उसकी बात कर रहे हैं, उसका सबसे अच्छा एविडेंस क्या है? जो पॉपुलैरिटी बढ़ रही है, जो ग्रोइंग पॉपुलैरिटी बढ़ रही है, किस चीज़ की? आयुर्वेदिक मेडिसिन की वेस्ट में। वेस्ट मीन्स यूरोप, यूएसए, वेस्ट में इनकी जो पॉपुलैरिटी बढ़ी किसकी? आयुर्वेदिक मेडिसिन की। ये इंडिया का ग्लोरियस पास्ट हमें डिपिक्ट करके देता है। सो कंक्लूजन देखते हैं, आयुर्वेदिक मेडिसिन आर नॉट पॉपुलर इन इंडिया। सो ऐसा कुछ नहीं कहा जा रहा है, ये कहीं आप इससे कंक्लूजन नहीं पहुंच सकते, इसको पूरे को पढ़ के आप खुद भी सोच सकते हैं कि आयुर्वेदिक मेडिसिन इंडिया में पॉपुलर नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। हो भी सकती हैं और नहीं भी हो सकती हैं, क्योंकि पास्ट में थी और यहीं से निकली हैं। मतलब पॉपुलैरिटी अब कहाँ बढ़ रही है? वेस्ट में बढ़ रही है, लेकिन इंडिया के लिए कोई उन्होंने क्लियर नहीं कहा है। सो ये बिल्कुल गलत है। एलोपैथिक मेडिसिन आर मोर पॉपुलर इन इंडिया, और एलोपैथिक का तो जिक्र आया ही नहीं है, इन्होंने ये नहीं कहा कि आयुर्वेदिक मेडिसिन पॉपुलर हो सकती है, नहीं हो सकती, या ऐसा कुछ नहीं। सो नीदर 1 नॉर 2 फॉलोज, ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। सो बस सिंपल है, ये चीज़ है, लॉजिकल रहना है पढ़ते टाइम पूरा एकदम, जो आपको मतलब डेफिनेट, जो शुरू में बताए थे कंक्लूजन पहुंचना है तो एकदम डेफिनेट एंड ऑलवेज टू कंक्लूजन पे पहुंचना है। डेथ कीप्स नो कैलेंडर, बड़ी अच्छी बात है। मौत किसी का हिसाब नहीं रखती, ओके, मतलब शायद हिंदी में ये चीज़ है, दैट कीप्स नो कैलेंडर। मैन मस्ट डाई वन डे, ओके, तो ये चीज़ लगभग रिलेट होती है कि वो किसी का हिसाब नहीं रखती, तो मौत तो किसी दिन आती है और एक दिन तो आनी ही आनी है। डैट कैन कम एनी टाइम, अब यहाँ पे थोड़ा सा फंस गया मामला, थोड़ा सा ट्रिकी ये बन रहा है। डैट कीप्स नो कैलेंडर, सो डैट जो है वो कोई कैलेंडर नहीं रखती है, मतलब वो कभी भी आ सकती है। सो डैट कैन कम एनी टाइम, तो ऑप्शन 2 तो पूरी तरह सही है, पूरी तरह सही है। सो इसकी पूरी वो हो गया, और अब बाकी 4 ऑप्शंस बचे हमारे। अब हमारा ऑप्शन 1 पे, कंक्लूजन 1 पे डिपेंड करता है, और ये भी ऑप्शन गलत हो गया। ओनली कंक्लूजन 1 फॉलोज, ऐसे की भी पॉसिबिलिटी नहीं बची, क्योंकि अब या तो ये हो सकता है कि 2 हो जाए, या इनमें से कोई एक होगा, इधर 1 और 2, और बोथ, ये भी पॉसिबिलिटी गई। हमको पता है कि सेकंड तो सही ही सही है, अब या तो ये हो सकता है कि सिर्फ सेकंड सही है या दोनों सही है। सो दैट कीप्स नो कैलेंडर, दैट कोई कैलेंडर नहीं रखती, और मैन मस्ट डाई वन डे,
ये तो यूनिवर्सल ट्रूथ है ही कि इंसान को एक दिन मरना है, बट कीप्स नो कैलेंडर का मतलब ये नहीं है, डेथ तो सबको पता है कि आएगी, बट ये जो बात इतनी बोली गई है कीप्स नो कैलेंडर, कोई कैलेंडर नहीं रखती, मतलब यहाँ पे इसलिए इंडिकेट कर रहे हैं कि किसी भी समय आ सकती है। बट मैन मस्ट डाई वन डे। अच्छा, ये अगर ऑप्शन मतलब ये आता एग्जाम में मेरे पर्सनल, तो थोड़ा सा डायलेमा तो रहता, बट मैं जाता इसके साथ, ओनली कंक्लूजन टू फॉलोज, बी ऑप्शन के साथ। वर्ग को मैं लिंक नहीं करता इससे, क्योंकि ऐसा नहीं कहा जा रहा है डेट कीप्स नो कैलेंडर कि, और फिर ये एक यूनिवर्सल ट्रुथ भी है कि भाई मौत तो ये तुम यहाँ इसमें कहो चाहे ना कहो तो ये तो ऐसा होगा ही होगा, वो तो आएगी आएगी। बट अब यही बात यहाँ पे थोड़ा सा जो मैंने कहा था डायलेमा है, तो वो डायलेमा है, बट ये बात यहाँ से ये भी निकल के आ रही है कि ये तो यूनिवर्सल ट्रुथ है, इसको तो नकार नहीं सकते, तो ये तो कभी देखो यूनिवर्सल ट्रुथ का मतलब ही होता है वो कभी गलत नहीं हो सकता, तो ये कंक्लूजन को तो हम गलत नहीं कर सकते। यहाँ से एक अच्छा सा पॉइंट भी हम सीख रहे हैं कि कभी भी किसी भी कंक्लूजन में, किसी भी तरह की कंक्लूजन में, जैसे कि वाटर बॉयल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस, ऐसा कोई कंक्लूजन आता है, द सन राइजेस फ्रॉम द ईस्ट, तो वो यूनिवर्सल ट्रूथ है, तो उसको गलत नहीं करेंगे, तो अगर टू सही है तो वन भी सही होगा, तो ई ऑप्शन यहाँ पे ज़्यादा सूटेबल एंड करेक्ट है। ओके, श्योर हूँ मैं, ई ऑप्शन ही करेक्ट है। द बेस्ट वे टू एस्केप फ्रॉम अ प्रॉब्लम इज टू सॉल्व इट। एक प्रॉब्लम से भागने या दूर जाने या उसको ख़त्म करने का सबसे अच्छा तरीका है उसे सॉल्व कर दो। योर लाइफ विल बी अ डल इफ़ यू डोंट फेस अ प्रॉब्लम। सो ऐसा कुछ भी कनेक्शन नहीं आ रहा है, अगर आप खुद भी दिमाग से सोच के बताएं कि वो कह रहे हैं कि किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का सबसे अच्छा तरीका है, सॉरी उससे एस्केप करने का, उसे सॉल्व कर दो। अब ये इसमें लाइफ कहाँ से आ गई भैया, लाइफ का कोई जिक्र नहीं है, आपकी लाइफ डल होगी ऐसा कोई जिक्र नहीं है अगर आप कोई प्रॉब्लम फेस नहीं करते हैं, मतलब ये चीज़ तो एक अच्छी बात है, बट यहाँ रिलेट नहीं कर रहा, हमें तो रिलेट करना है अपने क्वेश्चन से। टू एस्केप फ्रॉम प्रॉब्लम्स यू शुड हैव ऑलवेज सम सॉल्यूशंस विद यू। सो ये चीज़ रिलेट कर सकती है, ये चीज़ रिलेट कर सकती है, बट अब यहीं पे ये ट्रिक है कि इस प्रॉब्लम से एस्केप करने के लिए ये हमको बता रहे हैं, और ये भी हमको बता रहे हैं द बेस्ट वे, यू शुड ऑलवेज हैव सम सॉल्यूशंस विद यू। ऐसा नहीं है, ये देखो कुछ सॉल्यूशन होना, लाइक आप ये बताओ कि 2+5 है, ये एक प्रॉब्लम है, दिस इज अ प्रॉब्लम, ठीक है, सॉल्व करते हैं इसको। अब जैसे मैंने कहा इसको सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करना, टू सॉल्व दिस एंड टू हैव सम सॉल्यूशंस ऑफ दिस विद यू, टू हैव सम सॉल्यूशंस ऑफ दिस विद यू, ये दोनों सेम बात है कि अलग बात है? सो आप कहेंगे कि ये दोनों अलग बात है, तो आपने अगर ऐसा कहा है तो सही कहा है। इसका सॉल्यूशन 7 आएगा, इसको सॉल्व करो, मतलब इसको, ये तो देखो बहुत सिंपल सी प्रॉब्लम है, पर कुछ भी बहुत मैथमेटिकल ट्रिकी प्रॉब्लम है, और प्रॉब्लम रखी हुई है, आपने उसको सॉल्व किया नहीं, आपके पास सॉल्यूशंस हैं उसके पहले से, तो ये चीज़ तो यहाँ नहीं कही जा रही है, तो इसका आंसर डी, नीदर वन नॉर टू फॉलो, दोनों ही कंक्लूजन मैच नहीं कर रहे हैं। आई नो नथिंग एक्सेप्ट, मुझे कुछ नहीं पता है केवल इसके, मुझे कुछ नहीं पता है लेकिन एक चीज़ पता है, द फैक्ट ऑफ माई इग्नोरेंस, जो मेरी इग्नोरेंस का फैक्ट है, मतलब मैं इग्नोर कर रहा हूँ चीज़ों को, ये फैक्ट है, ये मुझे पता है, बाकी मुझे कुछ नहीं पता। राइटर्स नॉलेज इज़ वेरी पुअर, सो ये कुछ भी रिलेट नहीं हो सकता। आई नो नथिंग, आई नो नथिंग मतलब ऐसा नहीं कि मतलब जानने को तो दुनिया में इतनी चीज़ें हैं कि उसको कुछ भी नहीं पता है, उसकी नॉलेज बहुत पुअर है, तो ऐसा कुछ भी मतलब कंक्लूजन नहीं निकल रहा। द वर्ल्ड ऑफ नॉलेज इज टू वास्ट टू बी एक्सप्लोर्ड बाई अ सिंगल पर्सन, यहाँ पे मामला फंस गया। तो पहला तो डेफिनेट गलत है, बट ये सेकंड वाले के लिए हम कुछ कह नहीं सकते। अब पहला गलत है तो ये ऑप्शन की पॉसिबिलिटी खत्म। अच्छा, ये मैं क्यों बता रहा हूँ कि अगर आप किसी गलत ऑप्शन को भी लगा के आए तो मतलब ऐसा हो कि दो ऑप्शन में से आपको चूज करना है एक, तो चांसेस रहेंगे कि आप सही ऑप्शन को ऑप्ट करें। तो एलिमिनेट करें, तो
ये नहीं हो सकता, ओनली कंक्लूजन टू ट्रू तो पूरी तरीके से गलत है। इसके चांसेस हैं अभी इधर 1 और 2 फॉलोज, सो ये भी गलत हो गया, पहला ऑप्शन गलत है, तो ऐसा नहीं कि या तो ये सही होगा या तो ये सही होगा। और नीदर 1 और नॉट 2 फॉलोज इसके चांसेस हैं, तो ए और डी के चांसेस अभी तक बचे हुए हैं। सॉरी सॉरी सॉरी, बी और हमारा तो ये गलत है ना, मैं थोड़ा उसको मिसमैच कर गया। बी और डी के चांसेस आपके बचे हुए हैं, मतलब ये गलत है, अब ये भी गलत हो गया तो आपका डी हो जाएगा, और अगर ये सही हो गया तो आपका बी हो जाएगा। तो ऐसे आपने 3 ऑप्शन एलिमिनेट कर दिया, आपके 2 ऑप्शन बचे। अब इसमें से बी और डी में से आपको कंक्लूजन पे पहुंचना है। सो द वर्ड ऑफ नॉलेज इज टू वास्ट, नॉलेज का जो वर्ड है वो बहुत ज़्यादा बड़ा है, टू बी एक्सप्लोर्ड बाई अ सिंगल पर्सन। तो ये चीज़ वैसे तो सही है, बट इसको रिलेट कर सकते हैं हम अपने स्टेटमेंट से, ये चीज़ हमको देखनी है। आई नो नथिंग एक्सेप्ट द फैक्ट ऑफ माई इग्नोरेंस, मुझे कुछ भी नहीं आता, केवल ये पता है द फैक्ट ऑफ माई इग्नोरेंस, कि मैं इग्नोर कर रहा हूँ चीज़ों को, मैं कर रहा हूँ या करना पड़ता है, तो ये पता है। तो इसको मतलब थोड़ा सा फिर से वही डायलमा वाली केस बन जाता है, बट ये किसी, आई थिंक किसी फेमस राइटर फिलोसफर का ये स्टेटमेंट है, ये एक सिंबल है किसी चीज़ का, ये सिंबल इसी चीज़ का है, इसी चीज़ का, द वर्ड ऑफ नॉलेज इज टू वास्ट टू बी एक्सप्लोर्ड बाई अ सिंगल पर्सन। सो इस केस में तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन, मतलब ये सेकंड कंक्लूजन हमारा सही है, तो ऑप्शन डी नहीं। यहाँ पे थोड़ा सा ट्रिकी वाली बात फंसी, थोड़ा सा डायलेमा फंसा, बट ये एक स्टेटमेंट किसी फेमस इंसान का है जो कि इससे रिलेट करता है, ये इसका मीनिंग ही यही है, ये सोच के ही बोला गया था। अब कुछ क्वेश्चंस देखते हैं जो कि सिंगल स्टेटमेंट के हैं, और यहाँ पे कुछ कंक्लूजन नहीं है, यहाँ पे 4 कंक्लूजन ऑप्शन में ही गिवन है, और उसमें से हमें केवल एक चूज करना है, ओनली वन इज करेक्ट, ये तो सबको पता है, ओनली एमसीक्यू है, ओनली वन करेक्ट। सोल्जर्स सर्व देयर कंट्रीज, जो सोल्जर होते हैं तो वो अपनी कंट्री को सर्व करते हैं। तो मैन जनरली सर्व देयर कंट्री, ये पूरी तरह गलत है। ठीक है, यहाँ कोई बात मैन और वुमेन की नहीं करी है, ठीक है, मैन या वुमेन की बात नहीं करी है। सोल्जर कैन बी मैन और वुमेन, दोज हु सर्व देयर कंट्री आर सोल्जर्स। ठीक है, तो इसका अपोजिट यही हुआ कि सोल्जर अपनी कंट्री को सर्व करते हैं, और जो सर्व करते हैं कंट्री को वो सोल्जर हुए, सोल्जर्स हुए। सो इसकी चांसेस हैं, सम मैन हु आर सोल्जर्स सर्व देयर कंट्री, फिर से मैन घुसा दिया भैया, गलत कर दो इसको, तुरंत फेंको बाहर। वुमेन डू नॉट सर्व देयर कंट्री बिकॉज दे आर नॉट सोल्जर्स, तो ये भी गलत है, ऐसा नहीं है कि वुमेन सोल्जर्स नहीं है, जब वो सोल्जर नहीं है इसलिए वो सर्व नहीं कंट्री, तो मैन वुमेन वाली तो बात आई ही नहीं, तो डेफिनेटली बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट, अब क्या कर सकते हैं, पॉज करके इसको कर सकते हैं सॉल्व, और बाकी तो फिर अभी आंसर पे हम पहुंच ही रहे हैं। अ फॉरेस्ट हैज एज मैनी सैंडल ट्रीज एज इट हैज अशोका ट्रीज, एक फॉरेस्ट में जितने सैंडल ट्रीज हैं उतने ही अशोका ट्री हैं। ठीक है, एज मैनी इज इक्वल, इक्वल है। 3/4 ऑफ द ट्रीज आर ओल्ड वंस एंड हाफ ऑफ द ट्रीज आर एज फ्लावरिंग स्टेज, और जितने ट्रीज हैं उसमें से 3/4 ओल्ड हैं, एंड जो हाफ ऑफ द ट्रीज हैं वो फ्लावरिंग स्टेज पे हैं। ओके, अच्छा क्वेश्चन है, काफी अच्छा क्वेश्चन है ये एक। अब ये 3/4 का क्या मतलब हुआ, ये ओल्ड है, पर ऐसा नहीं है कि जो ओल्ड है वो फ्लावरिंग नहीं है, और 1/2 पार्ट या फिर 2/4 पार्ट है जो कि फ्लावरिंग में है, स्टेज में है। तो ये मैच करेगा, ये जो 3/4 है और ये 2/4 है, तो इन 3/4 में से क्या होगा कि कुछ ऐसे ओल्ड होंगे जो फ्लावरिंग वाले होंगे, और कुछ ऐसे फ्लावरिंग वाले होंगे, तो वो तो बात वही होगी कि वो ओल्ड भी हैं, और 1/4 जो न्यू है। तो ऐसा भी नहीं कहा गया कि वो न्यू वाले सारे के सारे फ्लावरिंग हैं, ऐसा कुछ हमें बताया नहीं गया है। और दूसरी कंडीशन हमको क्या गिवन है कि जितने सैंडल ट्रीज हैं उतने ही अशोका ट्रीज हैं।
सो काफ़ी ट्रिकी क्वेश्चन है, मतलब काफ़ी कुछ दे दिया है यहाँ पे। अब मेन चीज़ हमें ये देखनी है कि एक ऑप्शन में तो हमें नन ऑफ दीज भी है गिवन, 4 ऑप्शंस हैं। सो 4 ऑप्शन में कोई एक ऐसा ऑप्शन है जो डेफिनेट एकदम, मतलब इतनी फैक्ट और इन्फॉर्मेशन पे डिपेंड कर रहा है। ऑल अशोका ट्रीज आर एट फ्लावरिंग स्टेज। सो ऐसा हम बिल्कुल नहीं कह सकते, देख के हम बिल्कुल नहीं कह सकते। ऑल सैंडल ट्रीज आर एट फ्लावरिंग स्टेज, ऐसा भी नहीं कह सकते, क्योंकि हाफ सैंडल हैं और हाफ हमारे अशोका हैं, या बोल सकते हैं 2/4 और 2/4। अब ये जो 2/4 है ये वही 2/4 है जो फ्लावरिंग है, तो ऐसा कहाँ लिखा है, ऐसा मतलब कहाँ से पता चल रहा है, नहीं है ना ऐसा। एटलीस्ट वन हाफ ऑफ द अशोका ट्रीज आर ओल्ड, तो ऐसा भी कुछ नहीं है। ठीक है, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। मतलब ये जो स्टेटमेंट 1 है, स्टेटमेंट 2 है, बिल्कुल अपने मतलब एक साउथ पोल है, एक नॉर्थ पोल है। वन हाफ ऑफ सैंडल ट्रीज आर एट द फ्लावरिंग स्टेज, तो ऐसा नहीं है। इसका ऑप्शन नन ऑफ दीज होगा। इन दिस कंपनी 60% ऑफ द एम्प्लॉयज आर मेल। एक कोई कंपनी है जिसमें 60% एम्प्लॉयज मेल हैं, 40% एम्प्लॉयज हमारी फीमेल्स हैं, 80% एम्प्लॉयज हमारे सिंसियर हैं, एंड 40% एम्प्लॉयज हमारे सिटी रावलपुरा से हैं, जो भी सिटी है आर फ्रॉम द रावलपुरा सिटी। सो ऐसा कुछ हमें दिया है। अब ये भी बड़ा बेकार सा ही क्वेश्चन हो गया, क्योंकि इतना सब कुछ तो दे दिया, बट रिलेशन क्या है, कुछ रिलेशन नहीं है। मतलब जो 60%, अब रावलपुरा सिटी से मान लो 40% है, उसमें से कितने मेल है कितने फीमेल नहीं पता। 80% सिंसियर है, कितनी मेल सिंसियर है कितने फीमेल नहीं पता। हाँ एक चीज़ पता है कि 60 मेल है। देखो मेल फीमेल का कैटेगराइजेशन तो एकदम डेफिनेट है कि 60 मेल है तो 40 फीमेल्स होंगी, क्योंकि जो मेल है वो फीमेल नहीं होगा, जो फीमेल है वो मेल नहीं होगा। तो ये हमको पता है, 60-40 का रेशियो पता है। अगर इससे कुछ यहाँ पे निकलता है तो हम कह सकते हैं कि ठीक है, वरना नहीं। ऑल मेल एम्प्लॉयज आर फ्रॉम आउट स्टेशन, ठीक है, बिल्कुल गलत, ऐसा कोई कंक्लूजन निकल ही नहीं रहा है। ऑल मेल एम्प्लॉयज आर सिंसियर, गलत, मतलब मैं नहीं कह रहा कि सारे ही मेल एम्प्लॉयज सिंसियर नहीं है, बट ऐसा यहाँ से कंक्लूजन नहीं निकल रहा। या देख लेते हैं, 80% सिंसियर है, 80% सिंसियर है। अगर हम मान लें कि 40%, हम तो कुछ भी एज्यूम कर सकते हैं कि 40% उसमें से फीमेल सिंसियर हैं, सारी की सारी फीमेल सिंसियर हैं, तो 40% ही लोग बचे जो सिंसियर और हैं, तो वो कौन हुए, मेल। बट 60% मेल थे, तो सारे के सारे मेल एम्प्लॉयज तो सिंसियर नहीं हो सकते, तो ये तो गलत निकल आया। ठीक है, कोई पॉसिबिलिटी ही नहीं बची। अगर वो कहते हैं कि ऑल फीमेल एम्प्लॉयज आर सिंसियर, तो पॉसिबिलिटीज बचती, फिर भी नहीं बचती। फिर आप क्या करते, अगर आप मेल को अज्यूम कर लेते तो 20% ही फीमेल सिंसियर बचती। 20% ऑफ फीमेल एम्प्लॉयज आर नॉट सिंसियर। अगर हम मान लें कि ऑल मेल एम्प्लॉयज सिंसियर हैं, ओके, ऑल मेल एम्प्लॉय सिंसियर हैं अगर हम मान लें, सो फिर क्या होगा, 20% ही हमारी सिंसियर बचेंगी। बट अगर हम ये मानते हैं तो मतलब ये दोनों एक दूसरे से रिलेटेड हैं। अगर सारे मेल एम्प्लॉय सिंसियर हैं तो केवल 20% फीमेल एम्प्लॉयज ही सिंसियर होंगे, क्योंकि टोटल 80 सिंसियर है, 60 मेल हैं, ऑल मेल मतलब 60% जो मेल है, बची 20। अब ये तो MCQ है, तो इसमें देखो भाई दोनों तो करेक्ट हो नहीं सकते, तो हमारा ऑप्शन सी भी गलत है। ऑल फीमेल एम्प्लॉयज आर फ्रॉम रावलपुरा। सो ऐसा भी कहीं नहीं है, और ऐसा पॉसिबल भी नहीं है कि मतलब फीमेल एम्प्लॉयज किसी कंपनी में 40% है, 40% एम्प्लॉयज रावलपुरा पुरा से हैं, सारे के सारे रावलपुरा से जो है मतलब सब फीमेल हो, तो हमारा ऑप्शन डी ई ही निकल के आ रहा है इसमें करेक्ट। सो ई ऑप्शन यहाँ पे निकल के आया। ठीक है, जैसे कैसे रिलेट करते हैं सारी चीज़ें, तो वो चीज़ आप सीखिए यहाँ पे। दिस बुक कैन हेल्प ऑल गुड बुक्स, सॉरी, दिस बुक कैन हेल्प, ये स्टेटमेंट 1 है, बिकॉज ऑल गुड बुक्स हेल्प। ये कह रहे हैं कि ये बुक, ये एक बुक है, ये मुझे हेल्प, ये तुम्हें हेल्प करेगी। क्यों, क्योंकि सारी गुड बुक्स करती हैं, सारी गुड बुक्स करती हैं।
सारी गुड बुक्स हेल्प करती हैं। अच्छा, यहाँ से एक चीज़ बहुत अच्छी निकल के आ रही है जो आप शायद मिस कर दें, कि जो हमें ये स्टेटमेंट दिया जाता है ये ट्रू होता है, या अज्यूम करके हमें चलना है। अगर ये जो मतलब क्वेश्चंस के ऊपर एक मतलब एक जो कंडीशन लिखी होती है ना कि ये नीचे अगर 10 क्वेश्चन है, उन 10 क्वेश्चन ये कंडीशन को फॉलो करते हैं, तो ये डेफिनेटली करेक्ट है। इसको पूरी तरह करेक्ट मान के हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो ये बुक आपको हेल्प करेगी क्योंकि सारी गुड बुक करती हैं। तो ये तो तभी कहा जाता है ना, ये लड़का आपकी मदद करेगा, सारे अच्छे लड़के मदद करते हैं, मतलब ये लड़का भी अच्छा है, ये किताब भी अच्छी है। दिस इज़ नॉट अ गुड बुक, ये तो बिल्कुल गलत है। दिस इज़ अ गुड बुक, ये ऑप्शन सही हो सकता है। नो गुड बुक हेल्प्स, ये भी पूरी तरह गलत है। तो साफ कह रहे हैं ऑल गुड बुक्स हेल्प, सम गुड बुक्स हेल्प, तो ये भी गलत है क्योंकि वो कह रहे हैं बिकॉज ऑल गुड बुक्स हेल्प। सो दिस इज अ गुड बुक, ये बिल्कुल सही है। तो बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन हियर। लास्ट क्वेश्चन को देखते हैं, लेक्चर खत्म करते हैं। इन द यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन, in the university examination most of the candidates write in हिंदी मीडियम। यूनिवर्सिटी के एग्जामिनेशन में स्टेटमेंट 1 बहुत ज़्यादा जो कैंडिडेट्स हैं, या मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स, मतलब मान लो कि अराउंड 80 to 90 to 95%, मतलब कुछ एक नंबर है हमें पता नहीं है, मतलब मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स राइट इन हिंदी मीडियम, जो हिंदी मीडियम में लिखते हैं यूनिवर्सिटी के एग्जाम में। सम कैंडिडेट्स ऑफ द दिस एग्जामिनेशन राइट इन हिंदी, ये गलत है क्योंकि हमें बोला गया मोस्ट ऑफ द, मोस्ट का अपोजिट है सम, तो ये तो सही हो नहीं सकता। मोस्टली कैंडिडेट्स विद हिंदी मीडियम अपीयर इन दिस एग्जामिनेशन, सो ये हो सकता है, दिस कैन बी पॉसिबल, कि बहुत ज़्यादातर कैंडिडेट जो हिंदी मीडियम से हैं वो इस एग्ज़ाम में अपीयर करते हैं, बट ये पूरी तरह सही नहीं है। लाइक ये मान लो कि 100 कैंडिडेट हैं, एक एग्ज़ाम है, 100 में से 60 हिंदी मीडियम के हैं और 40 इंग्लिश मीडियम के हैं। तो इनके हिसाब से, स्टेटमेंट बी के हिसाब से, कि जो 60 वाले हैं वो मोस्टली इस एग्ज़ाम को ऑप्ट करते हैं, पर वो इसका उल्टा कह रहे हैं कि इस एग्ज़ाम को जो ऑप्ट करते हैं, मान लो 100 लोग ऑप्ट किए हैं, उसमें से 80 हिंदी मीडियम वाले हैं, बाकी कुछ भी फ्रेंच, जर्मन, इंग्लिश कुछ भी हो सकते हैं। तो ये बी स्टेटमेंट से इधर तक पहुँचना है थोड़ा सा गलत लग रहा है। ओके, तो इसको हम अभी डाल सकते हैं लिस्ट में। इन दिस एग्जामिनेशन नो कैंडिडेट राइट्स आंसर इन मीडियम अदर देन हिंदी, तो ऐसा भी बिल्कुल गलत है। उन्होंने कहा मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स राइट इन हिंदी, मतलब कुछ कैंडिडेट थे जिन्होंने अदर देन हिंदी में भी लिखा है, तो नो कैंडिडेट है ऐसा तो हो नहीं सकता। ऑल द कैंडिडेट्स वो अपेयर इन दिस एग्जामिनेशन राइट आंसर इन हिंदी, देखो ये वही चीज़ आ गई। इन दिस एग्जामिनेशन कोई ऐसा कैंडिडेट नहीं है जिसने हिंदी के अलावा किसी में लिखा है, तो ये गलत है। ऑल द कैंडिडेट्स वो अपेयर दिस इन दिस एग्जामिनेशन राइट आंसर इन हिंदी, ये भी गलत है कि भाई सारे के सारे कैंडिडेट जिन्होंने पेपर दिया सबने हिंदी में लिख दिया, तो ये दोनों तो सेम स्टेटमेंट है, सी और डी। तो फिर जो हमारा जो शक था ये पक्का हो गया कि हमारा ऑप्शन बी ही करेक्ट ऑप्शन है।